अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं द डेली पोस्ट पाकिस्तान। आज हम बात करेंगे हामिद मीर के वाशिंगटन पोस्ट में लिखे गए कॉलम के बारे में, जिसने पाकिस्तान में तहलका मचा दिया है और हामिद मीर पर एक बार फिर से गद्दारी के फतवे लगाना शुरू हो गए हैं। आइए सुनते हैं कि आखिर उन्होंने ऐसा क्या लिखा है। सेंसरशिप में पाकिस्तान का दम घुट रहा है। हामिद मीर। पाकिस्तान में कुछ मेहरबानों के लिए ये काफ़ी नहीं कि मुझे टेलीविज़न की स्क्रीन से हटा दिया गया है, वो मुझे सलाखों के पीछे देखना चाहते हैं। मैं 2 दहाइयों से जियो न्यूज़ पर कैपिटल टॉक की मेज़बानी कर रहा था। पिछले महीने मेरे इस टॉक शो में शिरकत करने पर पाबंदी आयद कर दी गई। मुझे पाकिस्तान के सबसे कसीरुल अशाद उर्दू अखबार जंग में अपना कलम लिखने से भी रोक दिया गया था। अब मुझे बगावत के इल्ज़ामात का सामना है। कानून के तहत इस जुर्म की ज़्यादा से ज़्यादा सज़ा उम्र कैद है। मेरा वाज़ेह जुर्म एक तकरीर करना था जो मैंने गुज़िश्ता माह साफ़ी असद तूर के साथ इज़हार यकजहती के लिए एक मुज़ाहरे में की थी। 25 मई की रात 3 नामालूम अफराद असद तूर के अपार्टमेंट में दाखिल हुए और उसका हाथ बांध कर उस पर तशद्दुद किया। ये इस्लामाबाद में साफ़ियों पर हमलों के सिलसिले में ताज़ा तरीन वाक़या था। हम ऐसे कुछ हमलों के बारे में जानते हैं, लेकिन ज़्यादातर वाक़यात की इतलात तक हमें नहीं मिली। तूर ने खुद पर हमले करने वालों के खिलाफ आवाज़ उठाने का फ़ैसला किया और फिर अपने फ़ैसले की कीमत अदा की। कुछ ही लम्हों में इस पर शोहरत के लिए हसूल के लिए जाली ज़ख्म बनाने का इल्ज़ाम लगाया गया। पाकिस्तान के वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने दावा किया है कि साफ़ी बैरून मुल्क सियासी पनाह के हसूल के लिए खुद पर तशद्दुद का इल्ज़ाम आयद करते हैं। उन रिमार्क्स से तूर के मौक़िफ़ की तायद करने वाले साफ़ी नाराज़ हो गए। मेरे नज़दीक साफ़ियों पर हमलों का मामला एक ज़ाती पस मंज़र भी रखता है। अप्रैल 2014 में मुझ पर कातिलाना हमला किया गया था। इस हमले में मुझे 6 गोलियां लगीं। जिंदा बच जाने के बाद मुझ पर जाली हमले का इल्ज़ाम लगाया गया था। गुज़िश्ता महीने मैंने अपनी तकरीर में कहा था कि अगर साफ़ियों पर हमले बंद नहीं हुए तो हम खामोश नहीं रहेंगे। मैंने किसी फ़र्द या किसी इदारे का नाम नहीं लिया, लेकिन मेरा लहजा सख्त था। मुझ पर फौरी तौर पर पाकिस्तान के आला अस्करी क़यादत को बदनाम करने का इल्ज़ाम लगाया गया। एक सोची समझी मुहिम की मदद से मुझे सोशल मीडिया पर गद्दार की हैसियत से पेश किया गया और फिर किसी कदर जल्दबाजी करते हुए मेरे खिलाफ मुल्क भर में मुकदमात दर्ज कराने की लहर शुरू हो गई। मेरे टीवी चैनल की इंतज़ामिया ने मुझे मुतले किया कि मैं अपने शो की मेज़बानी नहीं करूंगा। उन्होंने बगैर किसी अदालती हुक्म या शोकाज़ नोटिस दिखाए ये कार्रवाई की। एमनेस्टी इंटरनेशनल, ह्यूमन राइट्स वॉच और बैनुल-अक़वामी कमीशन ऑफ जस्टिस ने मीडिया मालिकान पर तनकीदी आवाज़ों को बंद करने के लिए दबाव डालने की मज़म्मत की है। पाकिस्तानी की सहाफ़ती तंजीमों ने अदालतों में मेरा दफ़ा करने का फ़ैसला किया, लेकिन उन्होंने मुझसे अपने मौक़िफ़ की वज़ाहत करने को कहा, क्योंकि मैंने उनके प्लेटफार्म पर बात की थी। मैंने वाज़ेह किया कि मैंने अपनी तकरीर में कभी किसी का नाम नहीं लिया और मैं फ़ौज की बहैसियत इदारा एहतराम करता हूँ, लेकिन ये कि मैं साफ़ियों के खिलाफ हमलों पर खामोश नहीं रह सकता। मैंने यहाँ तक कहा कि अगर मेरे सख्त लहजे से किसी की दिल आज़ारी हुई है तो मैं इस पर मदद ख्वाह हूँ। ताहम मैंने अपने मुतालबे का अदा किया कि साफ़ियों पर हमलों का खात्मा ज़रूर होना चाहिए। 2007 में इस वक्त के फ़ौजी आमिर जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने जब हंगामी हालात नाफिज की थी तो मुझ पर कई महीनों तक पाबंदी आयद कर दी गई थी। मलाला यूसुफ़ज़ई पर तालिबान के हमले की तनकीद करने के बाद 2012 में मेरी कार के नीचे रखा एक बरामद हुआ था। 2014 में कातिलाना हमले में मैं मौत की सरस छूकर वापस आया था। तब से मैं अपने जिस्म में 2 गोलियां लिए फिरता हूं। इसके बाद मुझे तौहीन मज़हब के इल्ज़ामात का सामना करना पड़ा, लेकिन मुझे अदालत ने इन इल्ज़ामात से बरी कर दिया। मुझ पर बगावत का इल्ज़ाम लगाने की कोशिश पाकिस्तान में इख्तिलाफ़ राय के खिलाफ मुल्ज़िम जंग का एक हिस्सा है। बगावत का यह कानून माजी में साफ़ियों, इंसानी हकूक़ के कारकुनों, सियासतदानों और माहिरीन तालीम के खिलाफ इस्तेमाल किया जाता रहा है। ये इस कानून की इबारत दानिस्ता तौर पर मुबहम रखी गई है और इसकी गैर मुतय्यन इस्लाहात इसके गलत इस्तेमाल में मदद देती हैं। आप पर महज फेसबुक पोस्ट को पसंद करने, कार्टून बनाने या तकरीर करने पर बगावत के इल्ज़ामात आयद किए जा सकते हैं। हिज़्ब इख्तिलाफ से ताल्लुक़ रखने वाली पार्लियामेंट की 2 मेंबरान को इस वक्त बगावत के इल्ज़ामात का सामना है। मियां जावेद लतीफ़ को हाल ही में ज़मानत पर रिहा किया गया है। कौमी असम्बली का एक और रुकन अली वज़ीर पिछले 6 माह से काल कोठरी में बंद है। बगावत का कानून तज़ीरात की दफ़ा 124 दरअसल 19वीं सदी में बरतानवी इस्तेमार के नौआबादियाती जबर की यादगार है। ये कानून हिंदुस्तान की आज़ादी के रहनुमा महात्मा गांधी को गिरफ़्तार करने के लिए भी इस्तेमाल किया गया था, जिन्होंने इस कानून के बारे में ये मरूफ राय दी थी कि इसे शहरी आज़ादी को दबाने के लिए तख्लीक़ किया गया है।
میرے ملک پاکستان کے بانی قائد اعظم محمد علی جناح ایک آئین پسند وکیل تھے۔ انہوں نے بغاوت کے الزام میں گرفتار صحافیوں کا عدالت میں دفاع کیا اور وہ یہ مقدمہ جیت گئے تھے۔ صدم درفی یہ ہے کہ اپنی حب الوطنی کا ڈھنڈورا پیٹنے والی حکومتوں نے برطانوی سامراج کی اس پوشیدہ روایت کو سینے سے لگا رکھا ہے۔ ہندوستان میں مودی حکومت نے ماہرین تعلیم، وکلاء، کارکنوں اور طلباء کو نشانہ بنانے کے لیے بغاوت کے قانون کا اطلاق کیا ہے۔ بنگلہ دیش میں شیخ حسینہ کی حکومت نے انسانی حقوق کی پامالی اور بدعنوانی کے بارے میں رپورٹنگ کرنے والے صحافیوں کو خاموش کرانے کی کوشش کی ہے، اور پاکستان میں پچھلے برس اس قانون کو ختم کرنے کی کوشش کی گئی تھی، لیکن وزیر اعظم عمران خان کی حکومت نے پارلیمنٹ میں اس کوشش کو ناکام بنا دیا۔ پرانے کالے قوانین کے ساتھ ساتھ نئے قوانین بھی گھڑے جا رہے ہیں۔ پاکستانی حکومت نے حال ہی میں پاکستانی میڈیا ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے نام سے ایک ادارہ تشکیل دینے کے لیے ایک قانون کی تجویز پیش کی تھی۔ اس مسودہ قانون میں میڈیا ٹریبیونلز کو یہ فیصلہ کرنے کے لیے متعارف کرایا گیا کہ کسی نوٹس، سماعت یا حق دفاع کے بغیر صحافیوں کو 3 سال تک قید اور لاکھوں روپے جرمانے کی سزا دی جا سکے۔ اگر یہ قانون منظور ہو گیا تو پاکستانی میڈیا پر مکمل خاموشی طاری ہو جائے گی۔ صحافیوں، وکلاء اور انسانی حقوق کے کارکنان سب نے یک زباں ہو کر اس مسودہ قانون کی مذمت کی۔ تمدنی قوتوں کے اتحاد کا یہ مظاہرہ امید کی کرن پیش کرتا ہے۔ اگر ہم سب اونچی آواز میں اور بغیر کسی خوف کی بات کرتے رہے تو مجھے یقین ہے کہ ہماری بات سنی جائے گی۔ ہمارے آباء و اجداد نے اسی طرح برطانوی حکمران کے خلاف مزاحمت کی تھی، اور اب ہم اس نوآبادیاتی ذہنیت کے خلاف مزاحمت جاری رکھیں گے جو آج ہمیں خاموش کرانے کی کوشش کر رہی ہے۔ بشکریہ۔ واشنگٹن پوسٹ۔